हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 आपकी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो उससे पहले क्या विल डिस्कस व्हाट इज द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर रियल पावर, रिएक्टिव पावर एंड दिस इज द apparent power. And this angle is the power factor angle. Power factor is the P divided by S. Active power divided by the apparent power, or we can say cos phi. Cos phi is equal to the P divided by S. तो एक्चुअल में पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर सिस्टम के अंदर बताता है कि ये लोड रेजिस्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड लगा रखा है या इंडक्टिव लोड लगा रखा है। क्योंकि एक्चुअल में जो हम पेमेंट करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, वो एक्टिव पावर का ही करते हैं, और जो रिएक्टिव पावर है उसका हम पेमेंट नहीं करते हैं। तो जो भी जनरेटिंग कंपनी है उनको लॉस होता है, ठीक है। तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर पावर फैक्टर, और इसकी वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, है ना। तो पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू P डिवाइड बाई S, ठीक है ना। एक्चुअल में हम यूज़ क्या कर रहे हैं, ये जैसे इंडक्शन मोटर है वो आपकी क्या करती है, वो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों कंज्यूम करती है, ठीक है ना। तो उससे पता लगता है कि जो इंडक्शन मोटर है वो कितना मैग्नेटाइजिंग करंट यूज कर रही है ना। तो प्रोड्यूस फ्लक्स या जो रेजिस्टिव है, ये पता आपको कोई रेजिस्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, रेजिस्टिव एलिमेंट है ये। तो इसका वोल्टेज एंड फेजर, करंट फेजर सेम रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर V और I को एग्जिस्ट करते हैं ना। और जो इंडक्टर रहता है, ठीक है ना, वो उसके अंदर करंट लैग करता है, वोल्टेज, ठीक है ना, लीड करता है। I एंड V करंट लैग करता है, और जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, ठीक है ना। या इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज द I रेफरेंस मानते हैं इसको, और दिस इज द V, ठीक है ना। I इसके अंदर 90 डिग्री लैग करता है, यानी करंट 90 डिग्री लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है ना। जो कैपेसिटर है उसके अंदर करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, 90 डिग्री ना। या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, CIVIL, सिविल, ठीक है ना। ये कैपेसिटर में करंट आगे है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे है करंट से, ठीक है। तो इसमें देखो जो इंडक्टर है वोल्टेज आगे है 90 डिग्री, ठीक है ना। कैपेसिटर में करंट आगे है 90 डिग्री, है ना, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, और ये रिएक्टिव पावर को जनरेट करता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से पावर सिस्टम में देखो क्या इफेक्ट आ रहा है, cos phi डिवाइड बाई cos phi इज इक्वल टू P डिवाइड बाई VI। यहाँ से करंट क्या है, I इज इक्वल टू P V
कोस फाई, ठीक है ना, PV कोस फाई। तो जैसे जैसे कोस फाई कम होगा, है ना, तो करंट बढ़ जाएगा, है ना। तो सपोज किसी सिस्टम के अंदर पूरा रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है तो उसका पावर फैक्टर यूनिटी होगा, उस केस में करंट कुछ होगा। जब पावर फैक्टर घटेगा, ठीक है ना, जैसे 0.8 हो गया, 0.9 हो गया, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है ना। करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो पावर सिस्टम के अंदर लॉस हैं, P लॉस, वो क्या हो जाएंगे, I2R लॉसेज क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसकी वजह से जो पावर सिस्टम के अंदर लॉस है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ओवरऑल। ये क्या इसका डिसएडवांटेज है। तो इससे क्या हो, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। जैसे कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर I2 लॉसेज ज़्यादा हो रहे हैं, तो एक्चुअल में जितना आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उतना क्या कर रहे हो आप, वो कस्टमर तक पहुंच नहीं रहा है, हीटिंग हो रही है बीच के अंदर। तो एक्चुअली उसका पेमेंट कौन करेगा, कोई नहीं कर रहा है, ना कस्टमर कर रहा है, तो आपको इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। कॉपर लॉसेज ज़्यादा हो रहा है इसकी वजह से सिस्टम के अंदर। तो इसकी वजह से जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, और इसकी वजह से जैसे I2RS लॉस सिस्टम के अंदर वो भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो एक्चुअली सारी की सारी क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक ही है। तो इसकी वजह से क्या करते हैं हम, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते हैं, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ PF इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट आपका इट रिड्यूसेस डिमांड चार्ज। इंक्रीज द लोड कैरिंग increase improve voltage और क्या है, इट रिड्यूस द पावर सिस्टम लॉस, ठीक है ना। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं। रिड्यूस डिमांड चार्ज, यदि पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तो जो डिमांड चार्ज है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। तो देखो, जैसे अगर पावर फैक्टर आप इम्प्रूव करते हो, जैसे 0.8 था 0.9 आपने कर दिया, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने से आप करंट डिक्रीज कर रहे हो। अगर करंट डिक्रीज करोगे तो जो पावर सिस्टम लॉसेज है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा एक्टिव पावर यूज कर सकते हो। यू कैन यूज मोर एक्टिव पावर, तो आपके क्या हो जाएंगे, डिमांड चार्ज कम हो जाएंगे, कैरिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यदि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना, जैसे कोई भी ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना, TL डाल रहा हूँ मैं शॉर्ट में, ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है ना। तो जो इसका पावर फैक्टर सपोज 0.8 था, 0.8 की रेस्पेक्ट में इसकी करंट कैपेबिलिटी होगी, यानी मैक्सिमम करंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये ना, क्योंकि इसके अंदर I2R लॉसेज होंगे। कोई भी लाइन है, कोई भी कंडक्टर है, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से I2R लॉसेज होंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसके अंदर हीटिंग होगी। अगर ज़्यादा हीटिंग होगी तो इसके अंदर ज़्यादा पावर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना, क्योंकि ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। अगर
पावर फैक्टर 0.8 से यूनिटी कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज होगा तो उस केस में लाइन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कम हीट जनरेट होगी। कम हीट जनरेट होगी तो वी कैन ट्रांसफर मोर पावर, ठीक है ना। लास्ट है रिड्यूस पावर सिस्टम लॉस। सारा का सारा क्या है, लॉस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्ट रिलेशन किससे, लॉस से है। आई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या है, आई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, इसलिए सारा का सारा लॉसेस सिस्टम के अंदर हो रहा है। इसकी वजह से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की वजह से आपके सारे के सारे लॉस कम हो रहे हैं। इसका मतलब आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ डिवाइस लगाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।